नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं बीएस शेखावत, एक रेलवे कर्मचारी, आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए शुभकामना देता हूं कि आपका एग्जाम भी अच्छा हो गया होगा। अब बारी है फिजिकल की, उसके बाद मेडिकल और साथ में डीवी। मेडिकल से पहले होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में डीवी बोलते हैं। अब डीवी में एक पंगा फंसता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। तो जिन भाइयों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है वो भाई तो अपनी नौकरी भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है, ठीक है। एक तरीका हो सकता है कि उनको जनरल में डाला जा सकता है अगर उनके नंबर जो मार्क्स हैं वो जनरल की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपके पास नया ईडब्ल्यूएस भी है तो आप पुराने ईडब्ल्यूएस के बजाय नया लगा के एक बार ट्राई कर सकते हैं। जब मैं भर्ती हुआ था उस टाइम दोस्तों मेरा भी कुछ पंगा हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। मुझे 7 दिन का टाइम दिया गया कि आपको नया ईडब्ल्यूएस लेके आना है। मैंने नया बनवाया नहीं था उस टाइम पे। मुझे लगा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिस टाइम फॉर्म भरा गया है उसी टाइम का ईडब्ल्यूएस भी चलेगा। तो मैं 2019 का ईडब्ल्यूएस ले गया जिस टाइम फॉर्म भरा गया था। अब ज्वाइनिंग 2023 में, 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर का मैंने नहीं बनवाया, 22-23 का, ठीक है। लेकिन फिर मुझे टाइम दिया गया 7 दिन का। एक फॉर्म दिया गया जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म देते हैं, उसको भरना होता है। उसमें 7 दिन का टाइम वो भर के देते हैं। कई बार 14 दिन का टाइम भी मिल जाता है। वो उनके अकॉर्डिंग है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो टाइम देते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। मुझे 7 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया था। उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, पर लिटरली मैं बता रहा हूँ मुझे 10 दिन इसलिए लग गए, बीच में छुट्टियाँ आ गई थी, गवर्नमेंट छुट्टियाँ। इस वजह से अधिकारी ऑफिस में नहीं थे तो ईडब्ल्यूएस बनना नहीं था। तो मैंने खुद जाके तहसीलदार से वहाँ पे, सॉरी एसडीएम साहब थे वहाँ पे, खुद उनसे मतलब आमने सामने उनसे कहा कि सर थोड़ा जल्दी करें। तो वहाँ पे उनका मतलब आमने सामने काम हो गया। वो आप रिक्वेस्ट मान लेते हैं अगर आप तहसील में जाके और ये काम करवाते हैं तो, ठीक है। आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिला, आप वापस से जाएंगे जो आपकी भर्ती करवा रहा है, यानी अगर आरआरसी करवाया था पहले तो इस बार आरआरबी करवाया है, तो आरआरबी में वो आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है इसको लेकर के, ईडब्ल्यूएस को नए को। अगर आपके पास पुराना था, नया लेके कहाँ जाना है। अब दूसरा पंगा है, आपके पास नया है लेकिन पुराना नहीं है जब आपका फॉर्म भरा गया था। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल केस है कि आपके पास पुराना है और नया बनवाना है, वो तो बन जाएगा, ठीक है, वो तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन नया है और पुराना नहीं है, ये थोड़ी सी मुश्किल की बात हो जाएगी। वहाँ पे उनकी मनमर्जी चलेगी। डिवीजन टू डिवीजन आदमी का माइंड घूमता है, और वो डिवीजन टू डिवीजन, यानी दिल्ली डिवीजन में कुछ और है, हो सकता है अम्बाला में कुछ और हो, या साउथ में जाके कुछ और रूल लगा हो। तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन चलती किसकी है? जो सबका मालिक एक होता है, रेलवे बोर्ड की, ठीक है। तो आप ज़्यादातर रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन देखा करो, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन देखना, उसमें ईडब्ल्यूएस की क्या क्या शर्तें हैं। मैं आपको बाकायदा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ अभी उसको भी, कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या क्या रूल हैं। 2023 का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि आपको या तो नया या पुराना, एक भी था तो लगभग उनका काम चल गया, किसी ने एफिडेविट दे के काम चलाया कैसे भी। लेकिन इस बार जो है रूल में कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको जानने पड़ेंगे। और आपकी अगर आपको पोस्ट चाहिए या रेलवे में जॉब चाहिए तो भाई ईडब्ल्यूएस एक बहुत बड़ा एक इशू है। जिसको भी जो भी चीज़ जाननी है वो कमेंट में बताएगा। अब आगे वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं सीधा पीडीएफ से। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीधा नोटिफिकेशन पे, 2025 वाले नोटिफिकेशन पे। यानी 2026 की वैकेंसी आई है, उससे पहले जो 32,000 पदों पे वैकेंसी आई थी, CEN 8/2024 वाला, उस पे देखो फिलहाल एग्ज़ाम हो चुकी हैं और उनका आंसर के और रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। पे लेवल 1 से 7 तक होता है इसमें। अब आप चलेंगे सीधा सीधा अपना पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे ईडब्ल्यूएस के बारे में अपन को डायरेक्टली जानकारी दी गई है। तो पेज नंबर 14 चलते हैं अपन सीधा। डायरेक्टली अपने को पेज नंबर 14 पे चलना है। 12 आ गया, 13 आ गया, और ये देखो 13 और 14 में जानकारी कंप्लीट दी गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है
स्टेटस ऑन एट द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस EN, यानी ये फॉर्म जब तक चल रहे हैं लास्ट डेट तक, अगर आप EWS में हैं तो ही EWS आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप EWS में अभी नहीं है, फॉर्म चलते टाइम पे, उस टाइम पे फॉर्म पे टाइम पे आप EWS नहीं थे और अब आप फिलहाल EWS में हैं तो आपको EWS कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगला है EWS रिजर्वेशन के बारे में पूरा दिया गया है यहाँ पे। कैंडिडेट हु आर कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन हु आर नॉट कवर्ड, यानी SC ST OBC का जो इनको आरक्षण नहीं मिलता है, सवर्ण कैटेगरी में आते हैं, उनको 8 लाख से नीचे अगर उनकी एनुअल इनकम है तो उनको EWS कैटेगरी में लाया गया है। ठीक है, उनके लिए 4 चीज़ें देखी गई है, सैलरी देखी जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड देखी जाएगी, बिजनेस देखा जाएगा और प्रोफेशन देखा जाएगा। इन 4 चीज़ों के आधार पर डिसाइड करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है वो कौन से साल का चाहिए सर, 2023-24 का। 2023-24 का चाहिए, मतलब 2025 में वैलिड हो और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो, फाइनेंशियल ईयर, तो ये 2023-24 का होना चाहिए। यानी तो 2023 के 1 अप्रैल से लेके 2024 के 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ये EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा 2025 में। फॉर्म 2025 में चालू था तो ये माना जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए आप, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब थी, 22/2/2025। ठीक है, मतलब 2025 में था तो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर लागू होगा। 22/2/2025 तक अगर आप EWS में हैं तो ही आप EWS अप्लाई करें, वरना ना करें। फिर आगे कुछ गाइडलाइन दी गई है, यदि आप 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं और रेजिडेंशियल फ्लैट है अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, एक रेजिडेंस प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, अगर ये 4 चीज़ आपके पास हैं, कोई एक भी है तो आप EWS में नहीं आएंगे। ठीक है, 8 लाख से कम सैलरी आपके पास होनी चाहिए, ज़मीन भी आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप EWS में आएंगे। ठीक है, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाई ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेज सिटीज वुड बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग द लैंड प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन EWS स्टेटस, यानी आपके फैमिली में जैसे पापा के पास अलग ज़मीन है, मम्मी के पास अलग ज़मीन है, ठीक है, और आप एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही राशन कार्ड आपका है फैमिली का, तो भाई आपका EWS नहीं बनेगा। ठीक है, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, फैमिली का मतलब आ गया फॉर द पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन, यानी जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है वो उसी फैमिली से है। हिज हर पेरेंट्स सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18, हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वो उसके साथ हैं, साथ में उसके अगर हिज हर स्पाउस यानी उसका पत्नी है एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 उस पर डिपेंडेंट है, अगर फैमिली के अंदर वो है तो भाई साहब उसका EWS नहीं बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये पूरा एक ही होता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तो वैसे आयकर प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं उसके बाद ही EWS बनता है, तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक EWS बन गया मतलब वही EWS आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है। issued by a competent authority, the income and asset certificate issued by one of the following authorities in prescribed manner format as given in annexure 3rd। annexure 3rd आपको पढ़ना है, वो आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको अगली वीडियो बना के आपको बताऊंगा annexure 3rd में क्या दिया गया है। only be accepted as candidates claim as belonging to EWS, इन अधिकारियों के अगर आप साइन करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा ABCD, इनमें जो अधिकारी हैं उनके ही साइन आपको चाहिएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से, इन 4 पॉइंटों में जितने अधिकारी दे रखे हैं अगर आप इनके साइन करवाते हैं तो ही आपका EWS वैलिड है। तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। पिछली जो मेरी वीडियो थी 5,500 से ज़्यादा उस पर व्यूज़ है और वो मैंने ज्वाइनिंग के बाद ही बना दी थी वैसे ही, और उसमें काफ़ी कमेंट आए, मैंने सबके आंसर भी दिए हैं, मैं आंसर सबके देता हूँ।
द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी EWS सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पे। अगर आपके पास ये नहीं है, यानी इन केस आपके पास अगर ये नहीं होता है, तो आप फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जनरल कैटेगरी, अगर आपके मार्क्स कैटेगरी के अंदर आते हैं UR के अंदर, तो आपको UR यानी जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स EWS कैटेगरी में आते हैं तो और EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या फर्जी है या इनवैलिड है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC EWS एसेंशियल who fulfill required minimum educational technical qualification can also apply against your vacancies। ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी से हैं और आप मिनिमम एजुकेशनल या टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो आप धारण करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं UR कैटेगरी के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि जो मार्क्स आपके UR कैटेगरीज में अगर आते हैं तो आप बोलिए कि सर मुझे जनरल कैटेगरी में डालिए। ठीक है, तो फिर आपको एक चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी अलाउड। यानी कि अगर आप ये फ़ायदा लेते हैं UR कैटेगरी में जाने का, तो आपको ये वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये थोड़ा अलग आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक ही आपका EWS का था फंडा। और एक फॉर्मेट की बात होती है कि EWS का फॉर्मेट, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ये। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।